नमस्कार। परीक्षा दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या पढ़ना है हमें? केंद्र राज्य संबंध। हमने संघ, राज्य और संघ शासित प्रदेशों इन सबको पढ़ लिया और भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में हमने क्या पढ़ा था? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भारत के लिए एक संघात्मक शासन व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन किस तरह की संघात्मक शासन व्यवस्था? ऐसा संघ जो राज्यों के बीच समझौते के आधार पर बना है, या ऐसा संघ जिसमें संघ ने राज्यों को बनाया है। ये संघात्मक व्यवस्था दो तरह की होती है, इस पे हमने चर्चा भी की थी। दो तरह की संघात्मक व्यवस्था होती है। एक संघ कैसा होता है? जो एकीकरण के आधार पर बनता है। एकीकरण के आधार पर बनता है, अर्थात राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम होता है। ये व्यवस्था कहाँ पे है? यूएसए में है। यूएसए में। और दूसरी व्यवस्था कैसी होती है? विभेदीकरण के आधार पे। विभेदीकरण के आधार पे। विभेदीकरण के आधार पे बनती है, जहाँ पर एक बड़ा राज्य अपने को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित करके उसके संघ में परिवर्तित कर लेता है। ऐसी व्यवस्था सबसे पहले 1867 में कनाडा में आई थी। 1867 में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम पारित किया गया था और उसके द्वारा कनाडा को 2 राज्यों में बांट के उसके संघ में परिवर्तित कर दिया गया था। भारत ने इसी व्यवस्था को अपना लिया। अर्थात ये संघ किस तरह का है? ये संघ वास्तव में विभेदीकरण के आधार पर निर्मित है। तो लेकिन संघ चाहे ये एकीकरण के आधार पर निर्मित हो या विभेदीकरण के आधार पर निर्मित हो, दोनों प्रकार के संघों की एक प्रमुख विशेषता होती है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ये प्रमुख विशेषता होती है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। भारत में भी ऐसा किया गया है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, और इसी के द्वारा केंद्र राज्य संबंध निर्धारित होते हैं। और वास्तव में संघात्मक शासन व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन, सुचारू संचालन के लिए केंद्र और राज्य के बीच में सहयोगी संबंध होना बेहद आवश्यक है। इसे ही कहा जाता है सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद। ग्रेनविल ऑस्टिन, A.H. विर्च, ये भारत के संघ को सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद कहते हैं। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध जो हैं, ये वास्तव में 3 आधारों पर व्याख्यायित किए गए हैं। केंद्र राज्य संबंध जो भारत में है, ये 3 आधारों पे स्पष्ट किए गए हैं। कौन कौन से 3 आधार हैं? 3 आधार कौन कौन से हैं? अर्थात 3 प्रकार के संबंध कैसे हैं? विधायी संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध, और तीसरे कौन से होंगे? विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध। इसको फिर से लिखें, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, और तीसरे प्रकार के संबंध कैसे हैं? वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध। कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध हैं, लेकिन न्यायिक संबंधों का उल्लेख नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, वो संघी नहीं है। न्यायपालिका का स्वरूप संघात्मक नहीं है, इसलिए उसमें केंद्र राज्य संबंधों के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए न्यायिक संबंध, केंद्र और राज्य के बीच न्यायिक संबंधों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अब देखें, विधायी संबंधों का उल्लेख कहाँ किया गया है? भारत के संविधान के भाग 11 में किया गया है, भाग 11 में। प्रशासनिक संबंधों का भी उल्लेख भाग 11 में किया गया है, भाग 11 में ही है। और वित्तीय संबंध जो हैं, इनका उल्लेख किया गया है भाग 12 में। ये भाग 12 में उल्लेखित है। कहाँ से कहाँ तक उल्लेखित हैं? विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक में, ठीक, 255 तक। प्रशासनिक संबंध कहाँ पे हैं? अनुच्छेद 256 से 263 तक, 256 से 263 तक। अब वित्तीय संबंध है जो भाग 12 जो है, ये तो फिर इसके बाद में शुरू हो जाता है, और अनुच्छेद 300 का भी भाग 12 में ही है। लेकिन वित्तीय संबंध मुख्य रूप से
अनुच्छेद 268 से 293 तक ही उल्लेखित किए गए हैं, अर्थात बाकी अनुच्छेद जो हैं वो वित्तीय प्रावधान करते हैं, लेकिन वित्तीय संबंध जो है वो अनुच्छेद 268 से 293 तक में। वित्तीय प्रावधान एक अलग चीज हो गई, वित्तीय संबंध एक दूसरी बात हो गई। तो ये केंद्र राज्य संबंध 3 आधारों पे स्पष्ट किए गए हैं, 3 आधारों पे व्याख्यायित हैं। अब इन पे एक एक पे हम चर्चा करें। केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध, केंद्र राज्य के बीच में विधायी संबंध, और ये विधायी संबंध भी 4 आधारों पर उल्लेखित हैं। केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी संबंध हैं ये 4 आधारों पर उल्लेखित हैं। कौन कौन से 4 आधार हैं? पहला आधार है केंद्र और राज्यों के विधान क्षेत्रों का विस्तार, अर्थात केंद्र और राज्य के जो विधान होंगे उनका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ तक होगा। केंद्र और राज्यों, केंद्र और राज्यों के विधान का क्षेत्रीय विस्तार, इसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ तक होगा, ये पहला आधार ये बनता है। ठीक, भारत में केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध हैं उन संबंधों में विधायी संबंध जो है उनका पहला आधार ये है केंद्र और राज्यों के जो विधान है उनका क्षेत्रीय विस्तार क्या होगा। दूसरा, विधायी विषयों का विभाजन, दूसरा है विधायी विषयों का विभाजन, विधायी विषयों का विभाजन, विधायी विषयों का विभाजन। ठीक, और तीसरी स्थिति है कि जब केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। तीसरी स्थिति होती है केंद्र के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना। तीसरा होता है राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर केंद्र द्वारा कानून बनाना या संसदीय विधान, अर्थात संसद इस पर विधान कब बना सकती है, संसदीय विधान। ठीक, केंद्र द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना या इसको कहेंगे राज्य सूची के विषयों पर संसदीय विधान। वास्तव में राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसपे राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। और चौथा है राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का नियंत्रण या राज्य के कानूनों पर, राज्य के विधानों पर केंद्रीय नियंत्रण, राज्य के विधानों पर केंद्रीय नियंत्रण। ठीक, केंद्रीय नियंत्रण। अब इनको हम विस्तार से समझेंगे, चारों आधारों को एक एक करके समझेंगे। पहला आधार क्या है? केंद्र और राज्यों के विधान का क्षेत्रीय विस्तार, ये कहाँ तक होता है? पहला है केंद्र और राज्यों के विधानों का क्षेत्रीय विस्तार, केंद्र और राज्यों के विधानों का क्षेत्रीय विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार। केंद्र और राज्यों के विधानों का क्षेत्रीय विस्तार। अनुच्छेद 245 में क्या उल्लेख किया गया है कि संसद पूरे भारत के लिए या भारत के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है और राज्यों के विधानमंडल उस राज्य के लिए या उस राज्य के किसी भाग के लिए कानून बना सकते हैं, अर्थात उनका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ तक होगा? पूरा राज्य। और संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का क्षेत्रीय विस्तार कितना होगा? पूरा देश हो सकता है, पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, या अगर संसद चाहे तो देश के किसी विशेष भाग के लिए भी अलग से कानून बना सकती है। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 245 में इसका उल्लेख है, इसका उल्लेख 245 में, अनुच्छेद 245 में, अनुच्छेद 245 में। और इसके अनुसार क्या होगा? इसके अनुसार दो चीज़ें हैं। पहली बात क्या है? पहली बात होगी संसद पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। पहली बात होगी संसद पूरे भारत या संपूर्ण भारत, है ना, संपूर्ण भारत या पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है।
उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, भाग के लिए कानून बना सकती है, के लिए कानून बना सकती है, बना सकती है। अब दूसरी बात क्या होगी, पहली तो ये हो गई। और राज्यों के विधानमंडल क्या कर सकते हैं, राज्यों के विधानमंडल पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकते हैं। राज्यों के विधानमंडल राज्यों के विधानमंडल पूरे राज्य या संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग, उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक, उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकते हैं। तो ये क्षेत्रीय विस्तार है, इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 में किया गया। अब इसके बाद अगला क्या है, अगला है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन। ये संघात्मक शासन व्यवस्था का मूल होता है, ये उसकी मूल आत्मा होती है। केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। और ये क्या है, संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता होती है। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं और इसका उल्लेख अनुच्छेद 246 में कर दिया गया है। 3 सूचियां कौन सी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या लिखना है, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची के आधार पर, 7वीं अनुसूची के आधार पर, के आधार पर केंद्र और राज्यों के मध्य, आधार पर केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, विभाजन किया गया है, किया गया है। ये शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, शक्तियों का विभाजन किया गया। और क्या किया गया, 3 सूचियां बनाई गई, 3 सूचियां बनी, 3 सूचियां बनी, 3 सूचियां बनी। कौन कौन सी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची। जब संविधान बना तो संघ सूची में 97 विषय थे, ठीक, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, 97 और राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ध्यान रखिए, ये विषयों की संख्या समय समय पर बदलती रहती है। कुछ समय पहले 100 हो गई थी, फिर 98 हो गई, लेकिन अंतिम क्रम संख्या अभी भी 97 ही है। तो ये संघ और राज्य के बीच, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची के आधार पर किया गया। और इसी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची में वे विषय रखे गए हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जो राष्ट्रीय महत्व के भी हैं और स्थानीय महत्व के भी हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्यों के विधानमंडल को है। और राज्य सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जो स्थानीय महत्व के हैं, लेकिन इसलिए उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल को है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये इन स्थितियों की चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है,
ये जो शक्तियों का विभाजन किया गया, इसके अलावा भी अन्य विषय हो सकते हैं जो इसमें शामिल नहीं है, उनको कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 में उल्लेख किया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को सौंपी जाती हैं, अर्थात उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। अनुच्छेद 248 में क्या प्रावधान है? अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार। अवशिष्ट शक्तियाँ जो इसके अलावा बच गई हैं, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, अधिकार केवल संसद को है, केवल संसद को है, संसद को है। ये इस तरह से प्रावधान किया गया है कि कानून अवशिष्ट शक्तियों पे केवल संसद ही कानून बना सकती है। अब आता है राज्य सूची के विषयों पर केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाना। राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाना। राज्य सूची के विषयों पर केंद्र द्वारा, केंद्र या संसद के द्वारा, केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाना। केंद्र के द्वारा, केंद्र या संसद, केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाना, द्वारा कानून बनाया जाना। ठीक, कौन कौन सी स्थितियों में बनाया जा सकता है? बनाया जाना। कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं, इन पे चर्चा करते हैं। कौन किन किन स्थितियों में कानून बनाया जा सकता है और उनका उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में किया गया है। पहली स्थिति क्या है? अनुच्छेद 249 में, जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय अब राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो उस स्थिति में संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 में इस बात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 में क्या उल्लेख है? जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, महत्व का घोषित कर दे, तब क्या करेगी? तब संसद इस विषय पर कानून बना सकती है या केंद्र इस विषय पर कानून बना सकता है। ठीक, तो पहली स्थिति तो ये हो गई अनुच्छेद 249 में, पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या है? अनुच्छेद 250 में। अनुच्छेद 250 में कब भाई? अनुच्छेद 250 के अंतर्गत कब कानून बना सकती है संसद राज्य सूची के विषय पर? अनुच्छेद 250 में क्या उल्लेख किया गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया हो, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 250 में ये उल्लेख किया गया है कि ऐसी स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अब आता है अगला विषय कि कब कानून बना सकती है। अगली स्थिति क्या होगी? अगली स्थिति होगी, और अगली स्थिति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 252 में किया गया है। अनुच्छेद 252 में किया गया है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र से ऐसा अनुरोध करें कि उन राज्यों के लिए राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बनाए, तब उस स्थिति में संसद उन राज्यों के लिए, जो राज्य अनुरोध कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो राज्य अनुरोध कर रहे हैं उन्हीं राज्यों के लिए
संसद राज्य सूची के उन विषयों पर कानून बना सकती है। अर्थात अनुच्छेद 252 के अनुसार क्या स्थिति है, जब दो या दो से अधिक राज्य ऐसा अनुरोध करें, जब दो या दो से अधिक राज्य ऐसा अनुरोध करें, ठीक, तब ऐसा कर सकती है संसद। तब संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा उन्हीं राज्यों के लिए बना सकती है, अन्य राज्यों के लिए नहीं बना सकती। अब एक और महत्वपूर्ण है विषय, अनुच्छेद 253 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 253 में इसका उल्लेख है, वो क्या है, अगर भारत सरकार ने किसी दूसरे देश से कोई संधि कर लिया, समझौता कर लिया, और वह जिस विषय पे संधि या समझौता किया वह राज्य सूची का विषय है, तो उस स्थिति में भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 253 में। और यहाँ क्या लिखेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए, समझौते को लागू करने के लिए, ठीक, लागू करने के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता जब भारत सरकार ने किसी देश से कर लिया है तो फिर उस समझौते को लागू करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और फिर उस समझौते को लागू करने के लिए अगर राज्य सूची के विषय पे भी कानून बनाना पड़े तो संसद फिर राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकती है। यह शक्ति उसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 में प्राप्त है। अब एक और स्थिति आती है, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय राज्य की सभी विधायी शक्तियाँ संसद के पास आ जाती हैं, तो संसद तब राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इस बात का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 357 में। अनुच्छेद 357 में क्या उल्लेख है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर इस स्थिति में भी फिर संसद राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकती है। तो यह एक स्थिति ये है, ठीक। अब 3 आधारों पे हमने इस पे चर्चा कर ली। अब चौथा आधार क्या है, राज्य सूची के विषयों पर या उस पे बने विधानों पर केंद्रीय नियंत्रण, राज्य विधानों पर केंद्रीय नियंत्रण, राज्य विधानों पर केंद्रीय नियंत्रण। केंद्रीय नियंत्रण ये कैसे होता है भाई, अगर आपको याद हो तो हमने आपको इसे पढ़ा दिया है। कैसे होता है कि जब किसी राज्य सूची के विषय पे विधान बनाने का अधिकार विधानमंडल को है, और विधानमंडल अगर कहीं एक सदनी है तो विधानसभा के द्वारा उस विधेयक को पारित किया जाता है, और अगर 2 सदनी है तो दोनों सदनों के द्वारा जब पारित किया जाता है उसके बाद वह विधेयक पारित विधेयक कहा जाता है, और वह स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास जाता है, और राज्यपाल की स्वीकृति मिलने पर वह कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। और अगर राज्यपाल स्वीकृति ना दें तो फिर राज्यपाल क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या फिर राज्यपाल अनुच्छेद 200 में प्राप्त शक्ति के आधार पर उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। अब राष्ट्रपति के विचार के लिए जब आरक्षित रख लिया गया तब राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 ये शक्ति देता है कि वे चाहें तो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दें या स्वीकृति ना दें। अर्थात सामान्य काल में भी राज्य विधानों पर केंद्रीय नियंत्रण भारत में दिखाई दे रहा है, और उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि भारत का संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि संघ ने राज्यों को बनाया प्रशासनिक सुविधा के लिए या अन्य किसी आधार पे संघ ने राज्यों को बनाया, राज्यों ने संघ को नहीं बनाया। इसीलिए राज्य सूची के विषयों पर सामान्य काल में भी केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया गया। तो इसका ये कैसे होता है, क्या लिखना है यहाँ पे, राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधानों को, पारित किए गए विधानों को राज्यपाल अनुच्छेद 200 में प्राप्त शक्ति के आधार पर, अनुच्छेद 200 में प्राप्त शक्ति के आधार पर, प्राप्त शक्ति के आधार पर, प्राप्त शक्ति के आधार पर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। आधार पर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक, विचार के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। और अब अनुच्छेद 201, इसके बाद अनुच्छेद 201 में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 201 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को अनुमति दें या ना दें। अनुच्छेद 201, अनुच्छेद लिखने हैं, अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, अधिकार देता है कि वे ऐसे विधेयक को अनुमति दें या ना दें, अनुमति दें या ना दें, दें या ना दें। ठीक, वे अनुमति दे भी सकते हैं और अनुमति रोक भी सकते हैं, वे चाहें तो अनुमति ना दें, वे अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अब ये तो हो गए विधायी संबंध। अब इसके बाद में प्रशासनिक संबंध पढ़ लेते हैं। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध, इनका उल्लेख कहाँ किया गया? अनुच्छेद 256 और 257 मुख्य रूप से इसके लिए हैं। अनुच्छेद 256 में क्या प्रावधान किया गया है? और भी कुछ अनुच्छेद हैं, एक एक करके उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 256 में क्या उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 256 में उल्लेख है कि किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि उससे संसद द्वारा बनाए गए किसी भी विधान का उल्लंघन ना हो या संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। अर्थात राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने में स्वतंत्र है, लेकिन संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। इसी तरह से वह अपने कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा, इस प्रकार से किया जाएगा, से किया जाएगा कि संसद की विधियों या संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, सुनिश्चित हो सके। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं, हो सके। ठीक, इस तरह से राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह से किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। और अनुच्छेद 257 में क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह से करेगा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए। और दूसरी बात एक और लिखी गई है कि किसी राज्य को उस राज्य में रेलवे की सुरक्षा के लिए केंद्र निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 257,
अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 257, इसमें दो बातें आ जाएंगी। ठीक, पहला क्या है, इसको ऐसे, पहली बात क्या आएगी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा, इस प्रकार किया जाएगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में रुकावट ना आए या अड़चन ना आए, रुकावट ना आए, इस तरह से किया जा सकता है। ठीक, इसको इस तरह से प्रयोग किया जाएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आने पाए। दूसरी बात है, केंद्र किसी राज्य को उस राज्य में रेलवे की सुरक्षा का निर्देश दे सकता है। केंद्र किसी राज्य को उस राज्य में रेलवे की सुरक्षा का निर्देश दे सकता है, और रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस राज्य की होती है। जिस राज्य में रेलवे है उस राज्य की जिम्मेदारी होती है रेलवे की सुरक्षा की। इस तरह से क्या स्थिति है, अनुच्छेद 256 केंद्र को यह अधिकार देता है कि वो राज्यों को निर्देश दे सकता है और राज्यों को ऐसे निर्देश का पालन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 365 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर राज्य ऐसे निर्देशों को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। यहाँ पे क्या लिखना है, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 256 केंद्र को, इसको आगे लिख लेते हैं, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 256 केंद्र को यह अधिकार देता है, कि वह राज्यों को निर्देश दे सकता है, वह राज्यों को निर्देश दे सकता है, राज्यों को निर्देश दे सकता है, और ऐसे निर्देश राज्य को मानना पड़ेगा, ऐसे निर्देश राज्य को मानना पड़ेगा। क्यों? अनुच्छेद 365 की जो भाषा है वह ऐसे निर्देशों को मानने के लिए राज्य को बाध्य करती दिखाई दे रही है। वो भाषा क्या है, 365 में लिखा है, अनुच्छेद 365 में लिखा है कि यदि राज्य ऐसे निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो इसका अर्थ होगा उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, और फिर संवैधानिक तंत्र विफल होने के परिणाम क्या होंगे, उनका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। उसका परिणाम ये होता है कि केंद्र चाहे तो राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है और विधानमंडल को, विधानसभा को भंग कर सकता है या निलंबित करके सारी कार्यपालिक शक्तियां और विधायी शक्तियां अपने पास ले सकता है। यहाँ पे क्या लिखना है, अनुच्छेद 365 में उल्लेख है, अनुच्छेद 365 में उल्लेख है कि अनुच्छेद 365 में क्या उल्लेख है, इसमें उल्लेख है कि यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन, केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करेगा, केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करेगा,
नहीं करेगा तो इसका अर्थ यह होगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तंत्र विफल हो गया है। उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। और संवैधानिक तंत्र विफल होने का परिणाम क्या है? 356 का प्रयोग, अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू करना। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 में प्राप्त शक्ति के आधार पर, 56 में प्राप्त शक्ति के आधार पर केंद्र द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। लागू किया जा सकता है। ये प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 256, 365 और 356 में प्रावधान है। अब एक बात है, 355 में भी एक बात का उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है? कि संघ की भी कुछ जिम्मेदारी है, केंद्र की भी कुछ जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि वो राज्यों की सुरक्षा करे। किस बात से? बाह्य आक्रमण से और आंतरिक अशांति से। तो अनुच्छेद 355, इसको और लिख लें। ये केंद्र राज्य संबंधों में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी है। अनुच्छेद 355 में क्या लिखा है? संघ की जिम्मेदारी है या उत्तरदायित्व है, संघ का उत्तरदायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से, और ध्यान रखिएगा इसमें अभी आंतरिक अशांति शब्द ही है, आंतरिक अशांति से। अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह से, लेकिन 355 में आंतरिक अशांति शब्द ही उल्लेख है। अभी ये कहीं किसी शब्द से प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। क्या है? संघ का उत्तरदायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे, राज्यों की सुरक्षा करे। ठीक, ये प्रशासनिक संबंध है मुख्य रूप से केंद्र और राज्य के बीच में। ठीक, अब इसके बाद में फिर आता है विधायी संबंध या वित्तीय संबंध। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध तो हमने पढ़ ली। अब आता है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध का उल्लेख भाग 12 में है। वित्तीय संबंध, इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? भाग 12 में किया गया है, भाग 12 में। और ये इन संबंधों का उल्लेख मुख्य रूप से अनुच्छेद 268 से 293 तक है। बाकी जो अनुच्छेद हैं वे वित्तीय प्रावधानों से संबंधित हैं, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को अभिव्यक्त करने वाले जो मुख्य अनुच्छेद हैं वो 268 से 293 हैं। और इनमें मुख्य रूप से करों से संबंधित हैं। 268, 269 और 270 जो हैं वो करों से संबंधित हैं। इनको एक एक करके देख लें। अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268 में क्या उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 268, ये तीन अनुच्छेद 268, 269 और 270 ये वास्तव में करों से, टैक्स से संबंधित हैं। 268 में उल्लेख है कि कुछ कर ऐसे होंगे जो कि केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे लेकिन राज्यों के द्वारा संग्रहित किए जाएंगे। इसमें प्रावधान है कि कुछ कर केंद्र द्वारा
लगाए जाएंगे या आरोपित किए जाएंगे, केंद्र द्वारा आरोपित किए जाएंगे या लगाए जाएंगे, ऐसे लिखें, लगाए जाएंगे, लगाए जाएंगे, लेकिन राज्यों द्वारा संग्रहित होंगे, राज्यों द्वारा संग्रहित होंगे, संग्रहित होंगे, राज्यों द्वारा संग्रहित होंगे, जैसे स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, जैसे स्टाम्प शुल्क, जैसे स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प शुल्क। अब उसके बाद अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269, इसमें क्या प्रावधान है कि कुछ कर ऐसे होंगे जो कि केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे और संग्रहित किए जाएंगे और फिर राज्यों को सौंप दिए जाएंगे। कुछ कर केंद्र द्वारा लगाए या आरोपित लगाए जाएंगे, संग्रहित किए जाएंगे, संग्रहित किए जाएंगे, लगाए भी जाएंगे, संग्रहित भी किए जाएंगे, लेकिन राज्यों को सौंप दिए जाएंगे, राज्यों को सौंप दिए जाएंगे, जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार से प्राप्त सौंपे जाएंगे, ऐसे लिख लीजिए, सौंपे जाएंगे, ठीक। जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार से जो कर प्राप्त होते हैं, जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार से प्राप्त होने वाले कर, व्यापार से प्राप्त होने वाले कर, ठीक। अब फिर आता है अनुच्छेद 270। 270 में क्या प्रावधान है कि कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और केंद्र के द्वारा वसूल किए जाते हैं, लेकिन उनका विभाजन या उनका बंटवारा केंद्र और राज्य दोनों के बीच होता है। कुछ कर केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे, केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे तथा केंद्र द्वारा ही वसूले जाएंगे या संग्रहित किए जाएंगे, तथा केंद्र द्वारा ही संग्रहित किए जाएंगे, संग्रहित किए जाएंगे, लेकिन इनका विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाएगा, केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाएगा, केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाएगा, के मध्य किया जाएगा। किस अनुपात में होगा ये फार्मूला बताता है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे प्रत्येक 5 वर्ष पे या उसके पहले वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं, जो इन टैक्सेस को केंद्र और राज्य के बीच में, इन करों को केंद्र और राज्य के बीच में किस अनुपात में विभाजित करना है इसका फार्मूला बताता है। जैसे निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। तो वित्तीय संबंधों में ये अनुच्छेद तो वास्तव में है करों से संबंधित, लेकिन अब इसके अलावा क्या है ना, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जूट का उत्पादन बहुत होता था और जूट का निर्यात होता था। तो अनुच्छेद 273 में ये प्रावधान कर दिया गया कि
जूट के निर्यात से जो आय होगी उस आय का एक हिस्सा केंद्र बिहार को, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल को अनुदान के रूप में दे सकता है। ये ऋण नहीं है, ये अनुदान के रूप में दे सकता है। इसका उल्लेख कहाँ कर दिया गया? अनुच्छेद 273 में। अनुच्छेद 273 में क्या उल्लेख किया गया कि जूट उत्पादों के निर्यात से, जूट उत्पादों के निर्यात से प्राप्त आय, जूट उत्पादों के निर्यात से प्राप्त आय का एक हिस्सा केंद्र द्वारा किन किन राज्यों को दिया जा सकता है? बिहार, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल। और किस तरह से दिया जाएगा? ये ऋण के रूप में नहीं दिया जाएगा, ये बल्कि अनुदान के रूप में दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल को अनुदान के रूप में दिया जा सकता है, अर्थात इसे वापस नहीं लौटाना है, अनुदान के रूप में दिया जा सकता है, अनुदान के रूप में दिया जा सकता है, ठीक, अनुदान के रूप में इसको दिया जा सकता है। तो ये केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध है। अब थोड़ा सा चर्चा कर लें कि वास्तव में केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुछ आयोग बनाए गए भारत में। उनमें से प्रमुख आयोग कौन कौन से थे? प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारी आयोग और पुंछी आयोग। और ये क्यों बनाए गए? क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में कई बार तनाव की स्थितियां आती रहीं, तो इन आयोगों को इसलिए गठित किया गया कि केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ये अपने सुझाव दे सकें। तो केंद्र राज्य संबंधों पे आयोग, केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग, कौन कौन से आयोग हैं? प्रमुख रूप से 3 आयोग, ठीक है ना। इस पे आपको क्वेश्चन आएंगे, जरूरी आएंगे। पहला है प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक। भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने के पहले भी इस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा सरकरिया आयोग, और तीसरा है पुंछी आयोग, ये तीसरा है पुंछी आयोग। एक एक पे चर्चा करते हैं हम, ठीक। प्रशासनिक सुधार आयोग, सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग, सबसे पहला है प्रशासनिक सुधार आयोग। ये आयोग कब गठित किया गया? 1966 में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए मोरारजी देसाई। लेकिन मोरारजी देसाई ने कुछ समय बाद ये अध्यक्षता छोड़ दी और फिर के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने। और इस आयोग ने 1969 में अपनी रिपोर्ट दी और इसमें 22 सिफारिशें की थीं। 22 सिफारिशों में से प्रमुख सिफारिश क्या थी कि राज्यपाल गैर राजनीतिक व्यक्ति को बनाया जाए, क्योंकि जब राजनीतिक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है तो वह राज्यपाल फिर केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ज़्यादा कार्य करता है, ना कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में। तो उस स्थिति में केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों में तनाव आता है और राज्यपाल को अगर उस राज्य में दूसरे दलों की सरकार है, अर्थात केंद्र में किसी और दल की सरकार है, राज्यों में किसी और दल की सरकार है, तो उनके बीच में तनाव आता है और इसके लिए उस राज्य की सरकार राज्यपाल को कई बार दोषी ठहराने लगती है। तो वो
ये सिफारिश की गई कि गैर राजनीतिक व्यक्ति को अगर राज्यपाल बनाया जाएगा तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। दूसरी बात कही गई कि केंद्रीय सशस्त्र बल जो हैं उनकी राज्यों में तैनाती तभी की जाए जब राज्य अनुरोध करें। तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके अध्यक्ष पहले कौन बने थे? इसका गठन 1966 में किया गया, 1966 में किया गया। इसके अध्यक्ष, इस आयोग का अध्यक्ष मोरारजी देसाई को बनाया गया। अध्यक्ष मोरारजी देसाई को बनाया गया। ठीक, लेकिन बाद में के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बन गए। लेकिन बाद में इसके अध्यक्ष के हनुमंतैया बने। ठीक, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1969 में। इसने अपनी रिपोर्ट 1969 में दी। इसने अपनी रिपोर्ट 1969 में दी, 69 में दी, जिसमें 22 सिफारिशें की गई, जिसमें कुल 22 सिफारिशें की गई, कुल 22 सिफारिशें की गई, जिसमें कुल 22 सिफारिशें की गई। ठीक, इनमें से प्रमुख थी कौन कौन सी थी? इनमें से प्रमुख थी 22 सिफारिशों में से जो बहुत महत्वपूर्ण थी वे कौन सी थी? पहली थी राज्यपाल गैर राजनीतिक व्यक्ति को बनाया जाए। राज्यपाल गैर राजनीतिक व्यक्ति को बनाया जाए। गैर राजनीतिक व्यक्ति को बनाया जाए। व्यक्ति को बनाया जाए। एक बात आई, राज्यपाल गैर राजनीतिक व्यक्ति को बनाया जाए। दूसरी बात, किसी राज्य में सशस्त्र बल की तैनाती जो हो उस राज्य के अनुरोध पर ही हो। किसी राज्य में सशस्त्र बल की तैनाती उस राज्य के अनुरोध पर ही हो। केंद्र सरकार अपने से ना करे, सशस्त्र बल की तैनाती उस राज्य के अनुरोध पर ही हो। राज्य के अनुरोध पर ही हो। अनुरोध पर ही हो। सशस्त्र बल की तैनाती उस राज्य के अनुरोध पे हो। केंद्र सरकार अपनी मर्जी से ऐसा ना करे। अब इसके बाद में 1983 में एक आयोग और बनाया गया था सरकरिया आयोग। R.S. सरकरिया की अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति R.S. सरकरिया की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था। इसके 2 सदस्य और थे, कौन? V. शिवरामन और M.R. सेन, 2 अन्य सदस्य थे। इसने 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसमें 247 सिफारिशें की थी। इन 247 सिफारिशों में से सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से कौन थी? पहला बात ये थी कि इसने कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए मजबूत केंद्र की आवश्यकता है। केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए। और इन्होंने अंतर्राज्यीय आयोग गठित करने की बात कही।
और इन्होंने क्या किया कि केंद्र मजबूत हो, शक्तिशाली हो, लेकिन 356 का प्रयोग तभी किया जाए जब अन्य कोई और विकल्प ना बचे। जब कोई विकल्प ना बचे तब 356 का प्रयोग किया जाए, अन्यथा न किया जाए। और इन्होंने कहा कि कुछ नई अखिल भारतीय सेवाओं का भी सृजन किया जाए। और एक बात और कही, राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश से की जाए। तो अगला क्या है, सरकरिया आयोग। सरकरिया आयोग, सरकरिया आयोग, सरकरिया आयोग। न्यायमूर्ति RS सरकरिया, रणजीत सिंह सरकरिया थे, उनकी अध्यक्षता में बनाया गया था। ठीक, और कब बनाया गया, 1983 में। यह आयोग 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकरिया, रणजीत सिंह सरकरिया, RS सरकरिया की अध्यक्षता में गठित किया गया। 1983 में RS सरकरिया की अध्यक्षता में गठित किया गया, अध्यक्षता में गठित किया गया, अध्यक्षता में गठित किया गया, गठित किया गया, किया गया। ठीक, अच्छा, इसके 2 सदस्य जो थे उनके नाम भी लिख लीजिए आप। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है सरकरिया आयोग में। एक सदस्य थे V शिवरामन और दूसरे थे MR सेन। इसके 2 अन्य सदस्य थे, अन्य सदस्य थे, कौन कौन से थे, एक V शिवरामन, ये सदस्य थे V शिवरामन, और दूसरे थे मिस्टर सेन, MR सेन थे, दूसरे थे MR सेन। ठीक, MR सेन। और इस आयोग ने क्या किया, 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कितनी सिफारिशें की गई थी, 247, जिसमें कुल 247 सिफारिशें की गई थी, कुल 247 सिफारिशें की गई थी। ठीक, सिफारिशें की गई थी। अब इसमें से प्रमुख कौन सी थी आपके एग्जाम के लिए, जिनमें से, जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें से प्रमुख थी, ध्यान रखिए। सरकरिया आयोग शक्तिशाली केंद्र के समर्थन में है और वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता बेहद आवश्यक है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, कुछ नई अखिल भारतीय सेवाओं का भी सृजन किया जाना चाहिए जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता और मजबूत हो। लेकिन राज्यों की स्वतंत्रता, राज्यों की स्वायत्तता को भी वो बहुत महत्व देते हैं और वो कह रहे हैं कि 356 का प्रयोग तभी किया जाए जबकि ऐसा करना बाध्यकारी हो जाए, इसके अलावा अन्य कोई विकल्प न बचे। प्रमुख कौन कौन सी थी, नंबर 1, इन्होंने कहा राष्ट्रीय एकता और अखंडता आवश्यक है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता आवश्यक है, इन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता आवश्यक है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, और इसके लिए मजबूत केंद्र आवश्यक है और इसके लिए मजबूत केंद्र आवश्यक है, मजबूत
या शक्तिशाली केंद्र आवश्यक है। ठीक, इसके लिए ऐसे लिखें, इसके लिए शक्तिशाली केंद्र आवश्यक है, शक्तिशाली केंद्र आवश्यक है, केंद्र आवश्यक है। दूसरी बात क्या कही इन्होंने, इन्होंने कहा कि लेकिन अनुच्छेद 356 का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 356 का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए, प्रयोग तभी किया जाना चाहिए, तभी किया जाना चाहिए जबकि अन्य कोई विकल्प न बचे, चाहिए जब कोई अन्य विकल्प न बचे, कोई अन्य विकल्प न बचे, विकल्प ना बचे, कोई अन्य विकल्प ना बचे। एक बात और इन्होंने क्या कही, इन्होंने कहा अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाना चाहिए, इन्होंने कहा अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाना चाहिए, अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाना चाहिए, परिषदों का गठन किया जाना चाहिए, गठन किया जाना चाहिए। ठीक, इन्होंने कहा अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाना चाहिए। अब एक बात और कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने क्या कहा, अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाना चाहिए, और एक बात और कहते हैं, क्या कहते हैं कि कुछ नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए, कुछ नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए, कुछ नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए, सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए, सृजन किया जाना चाहिए। ठीक, और एक बात और इन्होंने कही थी, वो क्या कही कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनाव रहेंगे नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति के समय, राज्यपाल की नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए, मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए, मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए। ठीक, परामर्श लेना चाहिए। ठीक, एक बात इन्होंने और कही, तो ये सिफारिशें किसकी थी, सरकारी आयोग की। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण आयोग बनाया गया था 2007 में, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में बनाया गया, और इन्होंने ये 2007 में बना, और अप्रैल 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, और इस रिपोर्ट में इन्होंने 310 सिफारिशें की, और इसमें से इन्होंने जो मुख्य सिफारिशें थीं वो क्या थी कि राज्यपाल राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, एक बात कही, और दूसरा इन्होंने कहा राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी होनी चाहिए, वे राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत नहीं होनी चाहिए। तो पुंछी आयोग, पुंछी आयोग, यह आयोग कब गठित किया गया, 2007 में। किसकी अध्यक्षता में, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में। यह आयोग 2007 में न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित किया गया, मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित किया गया, की अध्यक्षता में गठित किया गया, में गठित किया गया, गठित किया गया। ठीक, और
इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? अप्रैल 2010 में, या 2010 लिख सकते हैं आप। इसने अपनी रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत की। ठीक, और इसमें इन्होंने 310 सिफारिशें की। इस रिपोर्ट में इन्होंने 310 सिफारिशें की। 310 सिफारिशें की, जिनमें से प्रमुख थी। कौन कौन सी प्रमुख थी भाई? नंबर 1, पहली क्या थी इनकी सिफारिशों में? इन्होंने कहा कि राज्यपाल राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। ये परंपरा तो चली आ रही है। नंबर 1, पहली कौन सी थी? पहली थी राज्यपाल राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल राज्य से बाहर का या दूसरे राज्य का निवासी होना चाहिए। राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक, और दूसरी बात क्या थी कि राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी होनी चाहिए। उसका लाभ ये होगा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत पद धारण नहीं करेंगे, तो फिर वे केंद्र के सभी बातों को मानने के लिए, सभी निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। और उस स्थिति में क्या होगा कि वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में ही कार्य करेंगे। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में उनका रोल बहुत सीमित हो जाएगा। इस आयोग का ये मानना था। दूसरी बात क्या? राज्यपाल को पद से हटाने की महाभियोग जैसी होनी चाहिए। ठीक, ये सिफारिश इन्होंने की थी पुंछी आयोग में। ये क्वेश्चन के रूप में इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपको, है ना। कभी भी जब आएगा तो आपको एक क्वेश्चन का लाभ तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो ये केंद्र राज्य संबंधों और उस पर बने आयोगों पे चर्चा थी। अगली क्लास में हम फिर भारत की न्यायपालिका पे पढ़ेंगे। और भारत की न्यायपालिका एकीकृत है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय। तो अगली क्लास से हम इस पे न्यायपालिका पे चर्चा शुरू कर देंगे और एक एक करके सभी को हम पढ़ते जाएंगे। थैंक यू।